I'm Abdul Qadir, your physics teacher. I welcome you on your own YouTube channel AK Physics Skill. तो भाई सबसे पहले जो इस चैनल पे नए कैंडिडेट आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आपके पास आएगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसी सर्किट विद आर एंड सी इन सीरीज। आर का मतलब रेजिस्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटर। ठीक है, when R resistance and capacitors are connected in series in a AC circuit, तो उस केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, ये चीज हमें यहाँ नोट करनी है। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा हमने फेज डिफरेंस फाइंड आउट किया था when only resistance are connected in AC, only capacitors are connected in AC, and only inductor is connected in AC circuit. When only resistance is connected in AC circuit, then there will be no phase difference in between the current and voltage. जब इंडक्टेंस अगर किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई इंडक्टेंस हमारे पास है और कोई इंडक्टर हमने ले लिया और उस इंडक्टर को हमने एसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो इंडक्टर के केस में इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज द फेज डिफरेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितना फेज डिफरेंस होगा? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, वेयर द करंट इज लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ और द ईएमएफ लीड्स द करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, और तीसरा कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा, इन केस ऑफ कैपेसिटर there will be a phase difference of pi by 2 and the current leaves the EMF। ठीक है, तो ये तीनों केसेस हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने एक आर और एल का सर्किट भी पढ़ा था कॉम्बिनेशन में। आर एल सर्किट में हमने देखा कि जो करंट जो है वो लैग्स बिहाइंड हो रहा था बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई ड्यू टू द इंडक्टर। इसकी वजह से हुआ, वो इंडक्टर की वजह से हुआ है। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं इसके अंदर कैपेसिटर केस हम यहां स्टार्ट करते हैं। और कैपेसिटर केस में हमने पहले बता दिया, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर किसी एसी सर्किट में कनेक्ट होता है तो इन दैट सिचुएशन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आज करते हैं भाई हम ये वाला। तो नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव ए रेजिस्टर एंड ए कैपेसिटर, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज अलोंग विद ए एसी सोर्स। तो हमने कह दिया कि लेट दिस इज ए रेजिस्टेंस, ये हो गया, एंड दिस इज ए कैपेसिटर, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए अल्टरनेटिंग सोर्स, ये हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ ही कनेक्ट हो गया। एवरीथिंग इज ओके टिल हियर। चल, हमने मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द ईएमएफ ऑफ दिस सोर्स इज E is equal to E naught sin omega t। EMF जो है वो इसके बराबर है, E is equal to E naught sin omega t। This is the EMF at any instant of time t of this source. This resistance have the value R, capacitor have the capacitance C। ये हो गया। ठीक है, both are connected in series। Let I be the current flowing through the circuit। इस सर्किट में से I करंट वो फ्लो हो रहा है। Let the direction of current is here। ये हो गया, यहां पर ये हो गया। ठीक है, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज तो दोनों में सेम करंट जाएगा। सेम करंट जाएगा तो दोनों में करंट की डायरेक्शन भी एक जैसी रहेगी। ठीक है, हमने दोनों की करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। नाउ अब बात करता हूं मैं सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस की। अकेला रेजिस्टेंस अगर किसी ऐसे सर्किट में कनेक्ट होता है देन देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। होता है ना ऐसा? तो इसलिए हमने क्या किया, यहीं पर इसी डायरेक्शन में वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट कर दिया। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय VR। किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने? VR से। तो ये दूसरी डायरेक्शन किसकी थी? करंट की डायरेक्शन थी। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं कैपेसिटर की। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट इज ऑलवेज लीड बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। यानी कि ये जो हमारे पास है ना करंट, ये 90 की डिग्री से आगे की तरफ जाएगा, 90 के एंगल से आगे जाएगा। तो यहां जो वोल्टेज बनेगी ये वोल्टेज आपके पास होगी भाई इस तरीके से बैक साइड में, यानी कि बिहाइंड द करंट विद द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो यहां एंगल आपके पास बनेगा भाई 90 डिग्री का। ओके, एवरीथिंग इज फाइन टिल हियर। सो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास BC की, और ये डायरेक्शन आपके पास है करंट। ओके, ठीक है सब कुछ। चलो, आपके माइंड में कभी एक चीज नहीं आई कि वोल्टेज इज ए स्केलर क्वांटिटी।
then why we are taking the direction of voltage V, L, V, C, V, R? Why we are taking the direction of these voltages? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। ओके, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो जल्दी से भेज देना। चलो अब हम चलते हैं आगे। यहां पर हमारे पास है वी आर, ये डायरेक्शन होगी, वी सी की डायरेक्शन ये होगी हमारे पास, ये आपके पास होंगे सेम डायरेक्शन में, ये आपके पास होंगे एक दूसरे के साथ 90 के एंगल। अगर इन दोनों डायग्राम्स को हम मिला देते हैं तो उस केस में हमें फेजर डायग्राम वो मिल जाएगा। चलो फेजर डायग्राम से पहले एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं। लेट वी आर बी द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जो रजिस्टर हमने ले रखा है, रेजिस्टेंस हमने जो ले रखा है उसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने ली है वी आर। देन वी आर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी आर मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू आर, इसके बराबर होना चाहिए। करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, इसके बराबर आ जाएगा आपके पास, राइट। द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज, इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट रेजिस्टेंस का आर, ठीक है, वी नॉट आर, वी नॉट रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू और आर रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू, ये आई नॉट इंटू आर के बराबर आएगा भी, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। एंड ये तो हमें पता है कि दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए वी आर और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं भाई कैपेसिटर के लिए, 4 कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए वी सी की वैल्यू क्या होगी, V का मतलब, VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड वी नो दैट कि XC इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस नाम की चीज तो नहीं है, लेकिन रिएक्टेंस जरूर होता है ना रिएक्टेंस, इसलिए क्या कर देंगे, X VC इज इक्वल टू I इंटू XC, ठीक है, I इंटू XC, ये आ जाएगा हमारे पास। XC भी द रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास। पीक वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज, ये किसके बराबर होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू आई नॉट इंटू XC, वेयर XC इज द वेरी गुड, यूज आंसर, XC इज द राइट, XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपके पास हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। दोनों चीजें आ गई समझ में। नाउ द फेजर डायग्राम, अब बात करता हूं भाई मैं फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम में यहां बना रहा हूं, फेजर डायग्राम में ये मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट, ले लिया है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने कंसीडर कर लिया भाई ये, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन होगी। अब जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, वी आर की, वेरी गुड। तो वी आर की डायरेक्शन भी यही ले ली मैंने, ये हो गया भाई, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई वी नॉट आर, ठीक है, क्योंकि देखो कंप्लीट लेंथ ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर, या मैं कहूं कि फेजर वेक्टर, तो फेजर की कंप्लीट लेंथ जो है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और वी कैन से एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैंने वी नॉट आर लिखा, एम्पलीट्यूड लिखा है, ठीक है, कि ये लेंथ जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग वेक्टर इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो किसके बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होगी। चलो अब तो ये तो हो गया भाई, ये बना दिया हमने। अब यहां चलते हैं, अब मैं आगे बात करता हूं VC की, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द करंट, करंट के साथ कितना एंगल बना दिया है, 90 डिग्री का, और वो भी लेग्स बिहाइंड हो गए, पीछे की तरफ, ठीक है। तो हमने यहाँ एक 90 का एंगल बना दिया इस करंट के साथ, और वो भी बैक साइड में नीचे की तरफ जाएगा, तो करंट आपके पास बन जाएगा, डायरेक्शन आपके पास बन जाएगी ये आ गई VC की डायरेक्शन, ठीक है, VC की डायरेक्शन भी होगी, VL की भी होगी, करंट की डायरेक्शन भी हमारे पास होगी। नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट EMF, या मैं कहूं कि रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस दिस RC सर्किट, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करें, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीधा सा है हमारे पास, या तो आप मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, या फिर आपको डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला बनता है, tan phi is equal to b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। और अगर आपको यहां शो करके दिखाना है तो आप शो करने के लिए रूल यूज कर दोगे, कौन सा, ट्रायंगुलर लॉ या फिर पैरेललोग्राम का,
ठीक है, तो हम यहाँ पैरेललोग्राम ना अप्लाई करते हैं तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा, दैट डायगोनल रिप्रेजेंट्स द टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, इसकी टोटल ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। और टोटल ईएमएफ हम कितना दे रहे हैं, वो इसके बराबर दे रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई। लेट दिस इज द पैरेललोग्राम, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस, ये इसका डायगोनल हो गया भाई। दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल आया है, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यानी कि ये तो वो वाली ईएमएफ हुई जो हम दे रहे हैं। दिस इज द टोटल ईएमएफ गिवन टू द सर्किट एंड द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स ई नॉट, मैक्सिमम ईएमएफ दे रखा हमने, ई नॉट के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फेजर डायग्राम। ओके, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ओमेगा टी, क्योंकि देखो हम यहां से पहले कह रहे हैं ई यानी कि ईएमएफ मेक एन एंगल ओमेगा टी विद द एक्स एक्सिस, बना दिया ओमेगा टी। ठीक है, वेरी गुड। करंट और वीसी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल बनता है 90 का, पाई बाय 2 का। ठीक है, ये एंगल जो हमारे पास बनेगा, ये वाला कंप्लीट ये वाला, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया फाई। क्या नाम दे दिया, फाई। करंट और एक्स एक्सिस के बीच में ये एंगल कितना बन गया पूरा, ये एंगल बन जाएगा आपके पास ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, सब कुछ यहां तक, किसी भी एंगल में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो ये आपके पास बना भाई ओमेगा टी, क्योंकि गिवन है, यहां से चले। इसको मैंने नाम दे दिया फाई का। करंट और नेट ईएमएफ के बीच में जो एंगल, उसको नाम दे दिया फाई का। करंट और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बना है, वो एंगल आ गया ओमेगा टी प्लस फाई का। और करंट और वीसी, इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री का होता है, फेज डिफरेंस। ओके, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है, एनी दिक्कत नहीं, किसी भी टाइप की नहीं, वेरी गुड। चलो, ये था भाई हमारे पास फेजर डायग्राम। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस रिजल्टेंट का टोटल रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट देखो, एक तो गिवन है हमारे पास, एक रिजल्टेंट हम इस पैरेललोग्राम ला से भी तो निकाल सकते हैं ना, और उस पैरेललोग्राम ला को इसके बराबर रखेंगे तो हमें टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट हमें पता चल जाएगा कितना होगा भाई। रेजिस्टेंस तो कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर भी है और कैपेसिटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस तो होता नहीं, बट इसका रिएक्टेंस जरूर होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं भाई। कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, ट्रायंगल ली है ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं यहां बना रहा हूं, यही ट्रायंगल है, यहां बना रहा हूं। ठीक है, ये ओ ए, ये बन गया भाई आपके पास ओ ए, यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा भाई, ओ ए, ये हो गया, ये वाला ये हो गया, और ये वाला ये हो गया, ये ओ, ये ए और ये बी। इस ट्रायंगल से देखो, जितना वी आर है उतना ये मिलेगा, आमने सामने की एक्सिस बराबर। ये वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वी सी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये नेट ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ये तो नेट ईएमएफ, ये जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है ई नोट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास किसको, वी आर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वी सी को। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमें ये रिजल्टेंट चाहिए। एक 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है, तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम यहां यूज कर सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं कि ई नॉट इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट सी इट्स स्क्वायर प्लस वी नॉट आर इट्स स्क्वायर। इसके बराबर आता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, पता है, इतना तो आता ही होगा। चलो आगे चलते हैं भाई, वैल्यू रखो। अब इसकी वैल्यू आपके पास है, ये इसकी वैल्यू आपके पास है, ठीक है, ये वी आर की वैल्यू हो जाएगी, ये वी नॉट सी की वैल्यू हो जाएगी। दोनों वैल्यू लाओ यहां रख दो, यहां रखेंगे तो ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
दैट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, मैं ये लिख रहा हूं आई नॉट आर इट्स स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी इट्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहले मैंने बात की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में ही तो है। ठीक है, ये आ जाएगा। आई नॉट कॉमन, आई नॉट को बाहर ले लिया, आई नॉट कॉमन आ गया भाई, आई नॉट बाहर है। अब इसमें बच रहा है भाई आपके पास ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी इट्स स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर भी बाहर था, ये आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर। टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड अनरूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होल रेज टू द पावर 100। इसकी पावर हाफ हो जाएगी, यानी अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आई नॉट की वैल्यू निकालो यहां से, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी इट्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास आई नॉट। आई नॉट मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, राइट। अब देखो यहां से इसको अगर मैं ओम्स लॉ से वेरीफाई करूं या ओम्स लॉ से कंपेयर करूं तो आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट इज द करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये जो डिवाइड में है ना, दिस बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस जैसा ही बनेगा, है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो हमारे पास बना है, दिस इज द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट और द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड दिस टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज नोन एज द इंपीडेंस। क्या नाम दिया इसको, इंपीडेंस का नाम दे दिया गया। ठीक है, hence the impedance of the circuit is, impedance is represented by Z. The impedance of the circuit is under root of R square plus XC its square. This is the impedance of the circuit. क्या ये impedance है किसका, सर्किट का भाई। ठीक है, तो इस सर्किट का इंपीडेंस हमें पता चल गया भाई, ये आ गया हमारे पास इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट Z is equal to this, राइट। चलो अब आते हैं भाई हमारे पास एक्सप्रेशन, करंट की एक्सप्रेशन क्या होगी, फेजर डायग्राम से नहीं चलता हूं मैं। ठीक है, फेजर डायग्राम से ले रहा हूं। ईएमएफ की एक्सप्रेशन तो मेरे पास थी, ये क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ के लिए था ना, ईएमएफ के लिए। यहां से अगर मैं करंट की एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या बनेगी, यहां से अगर करंट की एक्सप्रेशन देखें तो I इज इक्वल टू आई नॉट, ये हो गया आई नॉट, ये हो गया I is equal to I naught sin omega t प्लस फाइव। ये एंगल कहां से लिया मैंने, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल होता है ना, वो एंगल वही क्वांटिटी एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। अगर ये एंगल ईएमएफ की बात कर रहा हूं तो ईएमएफ देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है इस फेजर डायग्राम में। तो ईएमएफ आपके पास ये था नेट ईएमएफ, और ये बना रहा था ओमेगा टी का, इसलिए एंगल कितना आया ओमेगा टी। करंट कितना बना रहा है इस फेजर डायग्राम में, देखो अगर फेजर डायग्राम में देखेंगे तो करंट आपके पास है ये आई, और ये एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी प्लस फाइव का एंगल बना रहा है, इसलिए मैंने ये एंगल यहां लिया। ठीक है, आ गया एक्सप्रेशन, यहां से आ गया। अब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस यहां से अगर आप देखोगे तो कितना है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 5। कितना आया, 5 आया, सिर्फ 5 का आया। ठीक है, विच इज लेस देन 90, देखो 90 से कम है ना। चलो, तो फेज डिफरेंस कितना आया, 5 का फेज डिफरेंस आ गया। विच वन लीड, लीड कौन कर रहा है, आगे कौन है, जिसका एंगल बड़ा है वो लीड कर रहा है। एंगल यहां से बड़ा किसका आया, करंट का, तो हम कहते हैं कि करंट यहां से लीड कर रहा है विद द फेज डिफरेंस ऑफ 5, या ईएमएफ लैग्स बिहाइंड विद द फेज डिफरेंस ऑफ 5। तो ये बनता है हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन इन एन एसी सर्किट, जिसमें इंपीडेंस हमारे पास बनेगी ये, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज दिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस प्लस एक्ससी इट्स स्क्वायर, और हमारे पास फेज डायग्राम बनेगा ये 5। अब बात आती है इस फाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब देखो ये जो फाई एंगल आता है, ये जो फाई एंगल, ठीक है, इसी ट्रायंगल में ले लेता हूं मैं, ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर की, ये वाला ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी ट्रायंगल मान, जितना ये बीएल है बीसी है तो ये भी तो बीसी हुआ है ना, एक साइड बीआर हुआ, एक साइड बीसी हुआ, एक साइड बी हुआ, ये भी ट्रायंगल बनी ना, बनी ना यही ट्रायंगल, वेरी गुड। अब वी आर जो हमारे पास था वो एंगल बना रहा है फाई, किसके साथ,
ई के साथ, वी आर जो है ये एंगल बना रहा है फाई, ठीक है, वी आर ही तो बना रहा था, हम यही तो कह रहे हैं, वी आर ये रहा और ये हमारे पास है नेट ईएमएफ, ठीक है, नेट ईएमएफ ये था, वी आर ये था, ये एंगल बना रहा है फाई। अब इस ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू निकाल दो, क्या होगी tan फाई, एज वी नो दैट tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये टर्म यहाँ बेस का काम कर रही है, परपेंडिकुलर ये बन गया क्योंकि एंगल बेस के साथ बनता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो ये आ जाएगा VC डिवाइड बाय VR। और अगर मैक्सिमम की टर्म में लिखो तो मैक्सिमम की टर्म में भी लिख सकते हो V नॉट C डिवाइड बाय V नॉट R। चलो बट दोनों में रिजल्ट तो एक ही आना है, VC की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, ये आएगी, VR की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू उठाओ यहां रख दो, यहां रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा IXC डिवाइड बाय IR, ये कैंसिल हो गया, tan फाई किसके बराबर हुआ, tan फाई इज इक्वल टू XC डिवाइड बाय R, फाई कितना आ जाएगा, दैट फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाय R। इस तरीके से हमारे पास फेज डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। The phase difference is tan inverse XC divided by R. This is the phase difference in case of R and C circuit. Okay? तो ये था भाई हमारे पास कॉम्बिनेशन में हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े भाई, दो, एक RC का हुआ, एक RL का हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ LCR, ठीक है, तीनों एक साथ लेंगे, LC एंड R। ओके, ये देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में।